ओके जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर जनरल एंडोक्राइनोलॉजी। हम स्पेशल एंडोक्राइनोलॉजी की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम बेसिक साइंस अलोंग इंटरनल मेडिसिन। तो बेसिक साइंस में हम फर्स्ट एड से आपकी रिस्पेक्टिव टॉपिक जो होगा उसकी फिजियो किया करेंगे, और जो पैथोलॉजी होगी फर्स्ट एड स्टेप 1 में, और जो CK2 की है, इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जो हमारे पास अभी आज का प्राइमरी टॉपिक आपके पास है फर्स्ट एड स्टेप 1 2021 एडिशन पेज नंबर 336 है। जो 2022 एडिशन है उसका पेज नंबर 334 है। ये है जी बेसिक साइंस फर्स्ट एड स्टेप 1। ठीक हो गया। अच्छा, CK2 में फिर आगे हम जैसे उसका टॉपिक स्टार्ट होगा इंटरनल मेडिसिन के रिगार्डिंग, वो हम आपको कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट एड स्टेप 1 में से पैथोलॉजी होगी कंबाइन कर देंगे इंटरनल मेडिसिन के साथ एक ही लेक्चर में आप, और साइड बाय साइड आप लोग पिथोमा की बुक फॉलो करेंगे इसकी पैथोलॉजी के लिए। ठीक होगा। तो ये आप लोगों आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तो आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है फिजियोलॉजी। आप लोगों के जो पास है जी 2021 एडिशन पेज नंबर 336 है, वहां पे आप लोग हेडिंग दे दें फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी का टॉपिक है फिजियोलॉजी। अच्छा जी, अब टॉपिक का नाम है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल एक्सिस। हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल हाइपोफिजियल एक्सिस। और इसी टॉपिक का बुक में नेम है आपके पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन। इसी का सेकंड नेम है बुक में हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पिट्यूटरी हार्मोन। तो नाम से ही कुछ बातें तो यहाँ पे जाहिर हो रही हैं। हाइपोथैलेमस वर्ड यूज फॉर हाइपोथैलेमिक वर्ड यूज फॉर हाइपोथैलेमस हाइपो फ्रॉम वेरी बेसिक हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन हैविंग फर्दर 3 पार्ट्स, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, एंड हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। ये आपके पास किसका पार्ट है जी, फोर ब्रेन का। ये भी आप लोगों ने पॉइंट एक तरह से याद करना है इसका। चलें, फिर हाइपोफिशियल आपके पास याद रखिएगा कि ये यूनिवर्सिटी के लेवल पे एमसीक्यूज भी आता है कि व्हाट इज मेंट बाय आपके पास हाइपोफिशियल। ये आपके पास पिट्यूटरी के लिए यूज किया जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है वो हाइपोफिशियल है। एक्सिस का मतलब होता है कि कनेक्शन, इनके दरमियान का जो कनेक्शन है, जो राब्ता है, उसको आप क्या कहते हैं, एक्सिस। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन, ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल ऐसा एक्सिस है जिसमें आपके पास क्या हो गए, हार्मोन के कनेक्शन होंगे आपस में। ठीक हो गया जी। तो इसकी आगे बात कर लेते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, आगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर 1 पॉइंट लिखें जरा, लिखें हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल एक्सिस इज एन फिजियोलॉजिकल हाइपोथैलेमिक hypothalamic hypophyseal axis is an physiological connection between, हाँ जी, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो
देखिए हाइपोथैलेमस सेल्फ एक ग्लैंड है, आपको पता ना कि ग्लैंड हर उस चीज को कहते हैं जो किसी ना किसी चीज की सेक्रेशन दे रही है। तो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक मतलब कि क्या है जी, एक खुद ग्लैंड है, ये भी सेक्रेशन दे रही है। ठीक हो गया, दो ग्लैंड्स को आपस में जो कनेक्शन है उसको आप पढ़ने जा रहे हैं। फिजियोलॉजिकली जब भी लफ्ज आता है इसका मतलब आपको पता है कि नॉर्मल ही होता है। ठीक होगा जी, हम नॉर्मल की कुछ बातें यहाँ पे करने जा रहे हैं। पता ये चला कि ब्रेन में हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी ग्लैंड है और इनके दरमियान आपके पास एक एक्सिस है जिसका टॉपिक आप लोगों के सामने है। तो अब इसी को हमने एक्सप्लेन करना जी एक डायग्राम से, वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, डायग्राम आप लोगों ने बनानी है वर्टिकली, सिर्फ एक पेज पे डायग्राम बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ी सी डायग्राम आप अच्छी बना लेंगे तो हमें सारी चीजें आगे ना आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी तरह डायग्राम बना लें। देखिएगा, ये आपके पास है जी बिग बॉस ऑफ द ब्रेन, बिग बॉस ऑफ द ब्रेन नोन एज hypothalamus, and hypothalamus below connected with master gland of the body known as pituitary gland, below connected with master gland known as pituitary gland। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा लिख लें जी आप लोग हाइपोथैलेमस, और ये इसको बिग बॉस भी कहा जाता है ब्रेन के अंदर। और ये आपके पास जनाब अली क्या है कि अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इन दोनों में आपस में डिसोसिएट करना, दोनों को अटैच करना किस पार्ट का काम है? पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया, पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया, इसकी बात आप लोग करेंगे। अच्छा जी, अब पता है आपके पास मेडिकल में ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके पास कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी कभार ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और जो अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको क्या कहा जाता है? अडीनो हाइपोफाइसिस। अडीनो हाइपोफाइसिस। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपके पास यहां से क्लियर होनी चाहिए। ठीक होगा जी। अच्छा, अब इसको करने से पहले आप लोगों के साइड बाय साइड एक रिकॉल भी करेंगे कंसेप्ट को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वर्बली तो बता दी है, लेकिन आज आप लोग रिटन फॉर्म में ले लें। वर्बली पहले आप लोगों ने ये कर लिया था, लेकिन रिटन फॉर्म में भी इसको बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन नोन एज न्यूरॉन। आपके पास क्या है? न्यूरॉन। अगर मैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है जी, अगर मैं न्यूरॉन लिखता हूं कि न्यूरॉन के आगे कितने पार्ट्स हैं? हाँ जी, 3 पार्ट्स है ना। आप लोग जानते हैं इन 3 पार्ट्स को, कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके पास? सच है जनाब अली, सेल बॉडी है, और फिर आपके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस विच कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स सेल बॉडी नोन एज डेंड्राइट्स। ये आपके पास जनाब अली डेंड्राइट्स हैं। फिर आपके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विच कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड पेरिफेरली, तो ये आपके पास क्या है? एक्सोन्स हैं। ठीक हो गया जी। तो एक्सोन्स कवर्ड बाय वाइट शीट नोन एज माइलिन शीट। ये भी आप लोगों ने बात, माइलिन शीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट इंपल्स कंडक्शन, ये भी आप लोगों ने बात की हुई है। अब बात कर लेते हैं जी आगे। तो ये आपके पास एक जनाब अली क्या है कि सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी की ये एक एक्सटेंशन है, और इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, और इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अभी हमने ड्रॉ करने हैं तो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। चलें, ये बहुत सारे, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद ये सेल बॉडी है, फिर जनाब अली आपके पास क्या? मजीद सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी, बहुत सारी सेल बॉडीज हैं। और इन सेल बॉडी की अपनी रिस्पेक्टिव जनाब अली क्या है कि एक्सटेंशंस भी हैं। क्या है? रिस्पेक्टिव इनकी एक्सटेंशंस हैं, और मीन क्या कि एक्सोन्स हैं। ठीक हो गया। इन्हीं के अपने अपने मतलब के डेंड्राइट्स भी हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे चले बाहर ही बना लेते हैं, ये आपके पास इन्हीं के अपने अपने डेंड्राइट्स भी हैं। मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी
group of cell bodies of many neurons in central nervous system is called ग्रे मैटर, या फिर इसको आप लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। बेसिकली जब वो कहते हैं ना, डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि पेशेंट हैविंग डैमेज टू न्यूक्लियस, मतलब जब न्यूरोलॉजिस्ट ये बात करेगा कि न्यूक्लियस डैमेज हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन के अंदर कोई ना कोई आपके पास सेल बॉडी या न्यूरॉन की जो कि डैमेज हुई है, ऐसे ही है ना। तो भाई न्यूक्लियस का जो सेकंड नेम है आप लिख लें कि इसको आपने क्या कहा था, ग्रे मैटर भी कहा था, इसको आपने ग्रे मैटर कहा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इस के बाद आपके पास जनाब अली ये जो एक्सोन्स है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विच कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड पेरिफेरली, इनको आपने कहा था कि ये आपके पास क्या है, एक्सोन्स है, और बंडल ऑफ एक्सोन्स ऑफ मेनी न्यूरॉन्स या ग्रुप ऑफ एक्सोन्स ऑफ मेनी न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड व्हाइट मैटर और ट्रैक। इसको आपने ट्रैक भी कहा था, और जहां फिर आप लोगों ने कहा था कि ये व्हाइट मैटर भी, इसको व्हाइट मैटर क्यों कहते थे आप लोगों ने, रीजन इसकी की थी, क्या क्यों किया था जी, क्योंकि ड्यू टू माइलिन शीट, माइलिन शीट लुक लाइक व्हाइट, ये आप लोगों को क्या नजर आती है जी, ये व्हाइट नजर आती है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहां पे यही सेम सिनेरियो, अगर आप इन्हीं को बाहर ले जाएं तो अब आपको पता है गैंग्लियन और नर्व बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों ने जरा देख लेना प्लीज, ये आप बहुत सारी यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी इस तरह, फिर उस सेल बॉडी की रिस्पेक्टिव आपके पास यहाँ पे एक्सोन ड्रेन कर रही है, ठीक है, इधर इसकी अपनी यहाँ पे एक्सोन, इसको स्टॉक भी कहा जाता है, ठीक होगा जी। अच्छा, यहाँ पे आके ये ऐसे, फिर आपके पास जनाब अली यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है, मतलब कि ये न्यूक्लियस है, उसकी रिस्पेक्टिव जनाब अली सेल बॉडीज हैं, ये भी उसकी सेल बॉडी, और उसके बाद उसकी यहाँ से आपके पास ट्यूब एक न्यूरॉन ड्रेन करेगी फिर यहाँ पे, ठीक होगा जी। तो इसकी रिस्पेक्टिव जनाब अली आपके पास जो है वो ट्यूब यहाँ पे ड्रेन कर रही है, जिसको स्टॉक भी आप लोग कहते हैं, चूटी स्टॉक। अच्छा जी, ये तो बात आप लोगों ने कर ली। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप लोगों ने देखना है, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, मैं इसको नाम दूंगा नंबर 1, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। इसको मैं नाम दूंगा आपके पास नंबर 2। ये जो नंबर 1 वाला न्यूक्लियस है ना, इसके नीचे से एक नर्व पास करती है जो कि जाती है टुवर्ड आई, यहां से एक नर्व पास करती है जो कि जनाब अली टुवर्ड आपके पास आई को जाती है, और आई की जो आपके पास विजन है ना, जो आई साइट है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आप लोग आई बना लें छोटी सी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और इस नर्व का जो नाम है, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक हो गया जी। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास जनाब अली ऑप्टिक नर्व है, इसके ऊपर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, तो इस न्यूक्लियस का फिर नाम क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सुप्रा का मतलब क्या होता है, अबव, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भी आपको पता चल गया, ऑप्टिक का भी पता चल गया, सुप्रा का मतलब है जी अबव, ठीक हो गया जी। ये बात क्लियर है। और सिंपल इसको कहा जाता है SON, सन, ठीक हो गया, सन से आपने याद रखना। फिर आपके पास ये जो सेकंड वाला है ना, इसका नाम है PVN, PVN, PVN का मतलब है पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, लिख लें जरा, पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आपको पता है, वेंट्रिकुलर मैं आपको बताने लगा हूं, और पेरी का मतलब होता है अराउंड, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो ह्यूमन ब्रेन है जो स्कल में पड़ा हुआ है, इसका वेट कितना है पता है आपको, कभी सोचा इस बारे में? नोट कर लें जरा, ये पॉइंट नोट करने हैं आपने, ये लिख लिया, जो मैं नोट लिखवाऊं वो साइड बाय समझने के लिए बात को। अच्छा जी, इसमें आपने नोट करना है, जस्ट एक
पॉइंट को हमने पिक करना है यहां से। वेट ऑफ द ब्रेन इन अडल्ट लिखे जरा, वेट ऑफ ब्रेन इन अडल्ट ये कितना होता है वैसे? ये आपके पास है तकरीबन 1.2 से लेकर 1.2 से लेकर 1.5 या 1.4 अप्रोक्सीमेटली, ठीक हो गया जी। तो केजी ये आपके पास है, वेट ऑफ द ब्रेन है। तो मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना, कभी आपने इस ब्रेन का वेट फील किया है अपने ऊपर? लेकिन अगर यहाँ पे मैं बुक उठा के सर पे रखता हूं तो उसका वेट आइदर 500 ग्राम क्यों ना हो या 1 केजी क्यों ना हो, फील करते हैं ना। तो ये हमें नहीं हो रहा, जो 1500 आपके पास मतलब के ग्राम है ये हमें नहीं हो रहा, तो ये 1 किलो क्यों होगा? इसकी रीजन है ना क्यों। अब ये बात आप लोगों को बस इस पॉइंट के लिए मैंने समझानी है, वेंट्रिकल के लिए। अच्छा देखें तो यार लिखिएगा ब्रेन फ्लो इन द CSF, ब्रेन फ्लो इन CSF। और पता है CSF की जो प्रोडक्शन है ना, आप लोग पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम में, CNS इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें आप लोग थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सेरिब्रल एक्विडक्ट पढ़ेंगे आप लोग इंशाल्लाह, जिनका आपस में फोरामन मोनरो, फोरामन मजंडी, फोरामन लश्का, इस तरह डिफरेंट, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह CNS में बात करें। अच्छा, ब्रेन फ्लो इन द CSF, और इस CSF की वजह से आपको ये आप पता होना चाहिए, एंड CSF प्रोडक्शन डन बाय वेंट्रिकुलर सिस्टम। ये आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टम से जनाब अली होती है, और वेंट्रिकुलर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और आगे इनके कनेक्शंस हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा बात कर लेते हैं जी यहाँ पे, और ये आपके पास वही है, मतलब जहां पे जो वेंट्रिकल सिस्टम होगा ना, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे थर्ड है, दोनों के दरमियान कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ फोरामन मोनरो। फोरामन मोनरो से फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट आपके पास ड्रेन करती है फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ये जो आपके पास इनके सराउंडिंग एरिया पे न्यूक्लियस होगा ना, उसको क्या कहेंगे? PVN। मेरी बात समझ गए, उसको क्या कहते हैं? PVN। अच्छा अब इनके कुछ फंक्शंस हैं, सुप्रा का अपना फंक्शन है, इसका अपना फंक्शन है। ये जो है ना सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, हाँ जी, फॉर रिलीज ऑफ ADH। ये आपके पास क्या रिलीज करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ ADH। ये ADH को क्या करता है जी आपके पास? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक हो गया। इसका फंक्शन क्या है बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। अच्छा फिर आपके पास ये जो PVN है, इसके बारे में एक पॉइंट लिखें, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। किस चीज को? ऑक्सीटोसिन को। तो ये आप लोगों ने, अच्छा यहां से सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही आता PVN से, PVN से फिर आपके पास जनाबेली 3 हार्मोन आते हैं, तो साइड बाय साइड लिख लें। फिर PVN से कितने हार्मोन आते हैं? 3 हार्मोन्स। कौन कौन से पता है? TRH, CRH और आपके पास जनाबेली ऑक्सीटोसिन। ये 3 ऐसे हार्मोन है जिनको आपने जब भी पढ़ना है तो इस PVN की जरूर बात करेंगे आप लोग। मेरी बात आपको क्लियर होगी? चलें बात कर लेते हैं जी आगे। लेकिन अभी हमारा काम क्या है? ऑक्सीटोसिन की तरफ मैं बात करने जा रहा हूं। अब जब यहाँ पे इनकी सिंथेसिस हो जाती है ना, तो जनाब अली यहाँ पे ADH सिंथेसिस हुआ, और सिंथेसिस हो के ये आपके पास स्टोर होने के लिए कहाँ पे आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे जिसका सेकंड नेम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ पे ADH आपके पास आएगा और स्टोर भी हो जाएगा, और यहां से फिर जरूरत पड़ने पे आपके पास बाहर भी रिलीज होगा। मेरी बात क्लियर होगी? ये भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया।
फिर ऑक्सीटोसिन भी सेम है, आपके पास सिंथेसिस कहाँ पे होगा जनाब अली, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन द हाइपोथैलेमस, लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा आके, हाँ जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वक्त पड़ने पे जनाब अली यहाँ से बाहर रिलीज भी हो जाएगा। तो लिखें कुछ एमसीक्यूज, कॉमन सेंस की बातें हैं, कुछ ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा प्लीज ताकि ये क्लियर हो जाए। एडीएच, अगर चले मैं वैसे पूछता हूँ आप लोगों से, बाद में लिखवा दूं एमसीक्यू, लिखें एमसीक्यू लिखें, 4 एमसीक्यूज है। अगर मैं पूछूं एडीएच सिंथेसाइज इन डैश, एडीएच सिंथेसाइज इन डैश, तो कहां पे है जी बताएं, आपके पास जनाबेली हाइपोथैलेमस में है ना, कहां पे, हाइपोथैलेमस पे, बड़ी कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। अच्छा फिर हाइपोथैलेमस ऑफ द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता चले। फिर अगर हम बात करते हैं एडीएच स्टोर एंड रिलीज जनाब वाली रिलीज फ्रॉम डैश, तो वो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ये भी आपको पता चल गया। फिर एमसीक्यू सेम वही है जी। अब इनकी जगह आपने क्या करना है, आप इधर में लिख दो ऑक्सीटोसिन, वही बात है ना, मेरे ख्याल में आप बात को समझ जाएंगे। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन स्टेटमेंट सेम आपके पास होगी, तो फिर बात तो सेम ही आ गई, ये आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पे सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है, तो फिर इसकी जगह क्या होगा, पीवीएन, ये भी आपने इसको मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। मैंने जो ग्रीन के साथ किया वो आप लोगों को पता है। अच्छा जी, बहरहाल लिख लें ओनली, एक नोट लिखें, फिर नीचे नोट लिखें, ओनली टू हार्मोन्स come from posterior pituitary lobe, ऐसे ही है, याद रखिएगा लाइफ में, और लिख भी लें आज के बाद कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से या लोब से सिर्फ 2 आपके पास हार्मोन आते हैं, एक एडीएच और सेकंड इज ऑक्सीटोसिन, और दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 1 बाय 1 डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे दें आप लोग ऑक्सीटोसिन की, हेडिंग दें ऑक्सीटोसिन, ये बना लिया आप लोगों ने, ओके जी। ओनली 2 हार्मोन्स कम फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, सिर्फ 2 हार्मोन्स है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से आपके पास मतलब के आते हैं, इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे अंटीरियर से, या और एक आपके पास आता है पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट से, एमएसएच, ठीक हो गया जी। तो उसकी बाद में बात इंशाल्लाह करेंगे, हमने एक एक पार्ट इंशाल्लाह इसका डिस्कस करना है पिट्यूटरी ग्लैंड का, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी हम आपकी करेंगे इंशाल्लाह पिथोमा से, और फर्स्ट स्टेप 1 के साथ अलोंग CK2 इंटरनल मेडिसिन में, ठीक हो गया जी। तो बात कर लेते हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे दें फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन, फिर इसी की बेस पे पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन की फिजियोलॉजी क्या है, और पता है डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। तो लिख लें पेज नंबर 336 में आपके पास ये टॉपिक है, और छोटा सा दिया है उन्होंने, और आप लोग बुक को साथ साथ फॉलो कीजिएगा। फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन, पैथोलॉजी इसकी जो होगी वो भी लिखें, पैथोलॉजी इसकी होगी गलैक्टोरिया, एक्सेसिव मिल्क डिस्चार्ज, ठीक हो गया। इसको हम करेंगे इसके साथ ही, लेकिन हमने पहले फिजियो फिर पैथो आपने कहां से करनी है, CK2 इंटरनल मेडिसिन, और साथ में फर्स्ट स्टेप 1 से। चलिए जी बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसकी फिजियो के इंशाल्लाह। नंबर 1 लिखें, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि भाई लिखें नंबर 1 पॉइंट सिंथेसिस, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन, अच्छा एक बात
याद रखिए कि ऑक्सीटोसिन इज अ प्रोटीन नेचर हार्मोन, और प्रोटीन जितनी भी आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है ना, तो फिर इसमें आपके पास टोटल 9 अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। जस्ट इसमें 9 अमाइनो एसिड होते हैं और ये आपके पास अमाइनो एसिड से मिलकर क्या होता है, बना होता है। चलिए जी बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन की। तो अगर मैं सिंथेसिस किसकी बात करता हूं तो लिख लें कि पीवीएन, पीवीएन ऐसे है, पीवीएन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये तो अब आपने वहां पे डायग्राम से भी कर ली, कैलकुलेशन बेस सारी थ्योरी होगी। तो फिर नंबर 2 पे हमने तो सीक्वेंस में चलना है, नंबर 2 पे लिखे स्टोरेज एंड रिलीज, स्टोरेज एंड रिलीज। इसकी जो स्टोरेज एंड रिलीज है वो क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। फिर जनाब अली इसके फंक्शन की मेन बात आ गई है जी यहाँ पे, जिसने ये फंक्शन की है, पैथोलॉजी बड़ी आसान है, इंपॉर्टेंट तो ये है, बाकी तो बातें आपको आसान ही लगे। अच्छा जी देखें फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो फंक्शन में हमारे पास क्या है, लिख लें फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके जी बिल्कुल बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन नंबर 1, ऑक्सीटोसिन हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन या फिर मिल्क इजैकुलेशन, मिल्क इजैकुलेशन। ये मिल्क की क्या करवाते हैं जी, इजैकुलेशन आपके पास होती है इसके थ्रू। बात कर लेते हैं आगे, या फिर आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग बुक को देख रहे हो ना तो मेरे ख्याल में मैंने इसलिए आपको बुक ओपन करवाई है। बुक में लिखते हैं कि ऑक्सीटोसिन, कभी कभार एग्जाम में ऐसे, ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लक्स। भाई ये भी बात एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब आपके पास क्या है, मिल्क की इजेक्शन होना। ठीक हो गया जी। तो इन आगे ये भी पॉइंट लिखे, इन रिस्पॉन्स ऑफ सैकलिंग, भाई अगर मिल्क की इजेक्शन का स्टिमुलस आप देखें ना, इसका जो स्टिमुलस है वो क्या है, निप्पल सैकलिंग। ठीक होगा जी। तो इसकी बाद में इंशाल्लाह बात करते हैं हेडिंग दे के। अच्छा जी अब आपको थोड़ी सी हिस्टो पता होनी चाहिए, तो इसमें देखिएगा, और ये आप लोगों ने ना बनानी है, लिखें हिस्टोलॉजी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट। अब ये पॉइंट आपको अगर यहां पे कर लेते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आगे क्लिनिकल में आपकी आसान होने वाली हैं। तो अगर सिंपल बात करें यहां पे, दिस इज अ फीमेल ब्रेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा यहां पे आपने देखना है कि कुछ आपके पास सेल्स पड़े हुए हैं, मेरे साथ साथ ये बनाते जाइएगा प्लीज। ये आपके पास कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, और ये आपके पास सेल्स हैं कुछ, और इन सेल्स का नाम है अलव्यूलर सेल। सेल का नाम क्या है जी, अलव्यूलाई सेल। और ये आपके पास इनको अलव्यूलाई डक्ट भी कहा, एक तरह से कहा जाता है। ठीक है अच्छा जी, और डक्ट भी कहा जाता है। और ये आपके पास होती हैं तकरीबन इन ईच ब्रेस्ट 15 से 20। ठीक हो गया जी।
ये भी आपने याद रखना है। फिर इन अलवेलर डक्ट से आपके पास जनाबे अली जैसे ही मिल्क बनता है विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये मिल्क कैरी किया जाता है टुवर्ड निपल, टुवर्ड निपल। यहां से एक आपके पास डक्ट बनती है जो कि ड्रेन करती है किसकी तरफ, टुवर्ड निपल। अब यहाँ पे बात ये याद रखने वाली है कि जब ये डक्ट आती है तो यहाँ पे आके ये डक्ट जो है ना डायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डायलेट। डायलेट होने के बाद इस निपल में जो है ना ऐसे कुछ यूं ड्रेन कर जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस वो ऐसी डक्ट जो मिल्क बनने के बाद मिल्क को क्या करती है जी, कैरी करती है, उसका नाम क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस फेरस डक्ट। लैक्टी जहां पे भी मैं बोलूंगा ना वो आपके पास क्या है कि लैक्टोजन होता है ना, लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2, लैक्टोजन वर्ड यूज फॉर द मिल्क। अच्छा, लैक्टोफेरस आपके पास क्या जी, ये डक्ट है और रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग, इसमें लिख लें रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क, मिल्क कैरिंग, मिल्क को कैरी करती है। ये क्या है जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क मिल्क प्रोडक्शन। हाँ जी, मिल्क प्रोडक्शन डन बाय, हाँ जी डन बाय प्रोलैक्टिन, डन बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आपके पास है जी, इसको बात है जी लैक्टिफेरस साइनस। यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये आपके पास बन जाता है जी यहाँ पे लैक्टिफेरस साइनस, डायलेटेड पार्ट है लैक्टिफेरस साइनस। साइनस जहां पे भी आ जाए इसका मतलब आपकी डायलेशन है। साइनस का मतलब क्या है जी, डायलेशन, ये भी बात याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आगे आपके पास क्या है, निपल। यहाँ पे ये है जी निपल। तो बात कर लेते हैं जी आगे। ये जो लैक्टिफेरस साइनस है ना, इसके गिर्द आपके पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मसल्स के, स्मूथ मसल के आपके पास क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। और किस तरह आप लोग वो सेल्स कुछ बना लें, ये ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, इसके सराउंडिंग में। और अब ये मसल मस्कुलर है, स्मूथ मस्कुलर, तो ये आपके पास मसल के लिए लफ्ज आता है मायो और एपिथेलियल सेल। मायो एपिथेलियल आपके पास क्या होते हैं जी, सेल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी आगे। अच्छा, और एपिथेलियल सेल के सराउंडिंग में एपिथेलियल सेल के सराउंडिंग में मसल, जिसको हम क्या कह देते हैं, मायो एपिथेलियल सेल। अच्छा, मायो एपिथेलियल सेल, इस पे क्या होता है कि याद रखिएगा, हियर हियर एक्ट ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीटोसिन, क्या ऑक्सीटोसिन काम करता है। ऑक्सीटोसिन और आगे एक इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि हेल्प इन द कंट्रैक्शन, ये हेल्प करता है किसमें, कंट्रैक्शन में भी। तो ये मस्कुलर स्मूथ मस्कुलर मसल है, एपिथेलियल है, इसको क्या करता है, ये कंट्रैक्ट करता है और यहां से फिर निपल से मिल्क इजेक्शन होती है। मिल्क मिल्क इजेक्शन लिख लें, मिल्क इजेक्शन, ये आपके पास यहाँ पे। अब आपको एक एक पॉइंट यहां से समझ आ गया, ऐसे ही है। तो बात कर लेते हैं, हमने क्या कहा कि भाई ऑक्सीटोसिन हेल्प इन मिल्क इजेक्शन या रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। जब बच्चे ने क्या किया, बात सुन लीजिएगा प्लीज, बेबी ने या तो इसको देखा, ब्रेस्ट को देखने के बाद अगर जनाबेली उसने क्या किया, सकलिंग की निप्पल को। सकलिंग करने के बाद यहां से एक स्टिमुलस जाता है ब्रेन की तरफ, ब्रेन से जनाबे अली आपके पास फिर मैसेज आता है किसको, हाइपोथैलेमस को, कि भाई हाइपोथैलेमस तुम क्या करो, पीवीएन को काम करवाओ। पीवीएन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, आपके पास सिंथेसिस होता है और फिर आता है कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ब्लड में और ब्लड से फिर आपके पास यहाँ पे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई चले, यहाँ पे था ऑक्सीटोसिन, रिकॉल टू सर्पेंटाइन रिसेप्टर। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब ये यहां से विद द हेल्प ऑफ ब्लड आएगा, आके यहाँ पे तो ये आ गया, आगे इसको रिसीव करने वाला बंदा होगा ना, होगा ना।
रिसेप्टर होगा, यहाँ पे भाई रिसेप्टर होगा। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसके लिए जो रिसेप्टर होगा ना, उसका नाम लिख ले, रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन, रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन। तो देखें, जिन लोगों ने पहले जर्नल पढ़ी है ना, अब उनके लिए ये स्पेशल आसान होती जाएगी आगे, कि भाई सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विद सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विद जी क्यू। कैसे? अब ये कैसे, मैं सारी स्टोरी तो नहीं बताने जा रहा, जस्ट आई विल रिकॉल हियर, सुन लें। जब सर्पेंटाइन रिसेप्टर के पास आएगा ऑक्सीटोसिन विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ये इसको देगा, इसके एक्सटर्नल डोमेन के साथ अटैच होगा, स्टिमुलस मिला, इंटरनल डोमेन विल एक्सपोज टू द रिस्पेक्टिव प्रोटीन नोन एज जीक्यू। जीक्यू आपके पास जब होगी तो मुझे एक बात बताएं, यूज करेगी जीटीपी को और एक्ट करेगी किसके ऊपर? फास्फोलाइपेज सी के ऊपर। फास्फोलाइपेज सी विल ब्रेक डाउन टू फास्फोलिपिड्स एंड इनटू टू मॉलिक्यूल्स to IP3 and form the IP3 and आपके पास डाई असाइल ग्लिसरॉल sorry IP3 and diacylglycerol act like a bolt. They act on the टर्मिनल सिस्टर्न ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इसको एक्ट करेंगे तो रप्चर करेंगे उसको। कैल्शियम की क्या होगी आपके पास जनाबली, कैल्शियम बाहर निकलेंगे सेल से। जब कैल्शियम, वी नो वेरी वेल, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन। जब यहाँ पे मायोथीलियल सेल की कंट्रैक्शन होगी और मिल्क की इंजेक्शन होगी। बात क्लियर होगी? एप्लीकेशन आपने इसकी पढ़ ली। अब ये मैंने कहा था डिफरेंट सेल्स के ऊपर डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन, और मैंने कहा था साइड बाय साइड आप लोग करते जाएंगे। बात क्लियर? नेक्स्ट प्लीज आगे कर लेते हैं। अब कुछ फीमेल में एक ओके प्लीज यहाँ पे अब देख लें, ये आपने ऑक्सीटोसिन का एक फंक्शन की बात कर ली और हिस्टोलॉजी की भी बात कर ली आप लोगों ने। मिल्क प्रोडक्शन इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड लैक्टोजिनेसिस। लैक्टोजिनेसिस, इसको लैक्टोजिनेसिस जनाबिल कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन को। ठीक हो गया? आगे बात कर लेते हैं। लिखे जी सेकंड पे फंक्शन लिखे, नंबर टू फंक्शन लिखे कि आपके पास है जी ऑक्सीटोसिन help in uterine contraction during लेबर। तो लेबर के दौरान भी आपके पास क्या होगी, ये ऑक्सीटोसिन नॉर्मली हेल्प करे। पता है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं, पता है ना? तो अच्छा, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन ऑफ द बॉडी। ठीक है? मेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? खुशी होती है ना, मोशनिंग, केयरिंग, परवाह करना। तो ये आपके पास ऑक्सीटोसिन की। तो जब वो ऑक्सीटोसिन खत्म होता है, साथ में सारी परवाह भी खत्म हो जाती है। ठीक है? ये भी बात याद रखनी है। चलें जी, अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। और अच्छा, मोशनिंग केयरिंग कैसे होती है पता है? सीएनएस के अंदर एक सिस्टम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है? लिम्बिक सिस्टम के साथ हम इसकी मोशनिंग, केयरिंग, ये कैसे कैसे बंदे की साइकोलॉजिस्ट है, साइकी कैसे एक हस्बैंड की बनती है, और ये क्यों मतलब फिर पहले लविंग सकिंग देन जनाब अली तू कितने से मैं कितने। ठीक है? ये इंशाल्लाह उधर बातें करेंगे। सो बहरहाल यहाँ पे देखें प्लीज, अच्छा ये लिख लिया था ना, ये मैंने सारी डायग्राम अब समझानी है आपको, इसकी एप्लीकेशन कि बेसिकली होता क्या। अच्छा हम डिस्कस क्या कर रहे हैं जी, हमारा सिस्टम क्या है? एंडो। तो बातें किधर कर रहे हैं? कभी रिप्रोडक्टिव में, तो कभी सीएनएस में, तो कभी जनाबे अली इधर गायनी में भी जाएंगे अभी। दिस इज देखें जी, थोड़ी सी रेलिवेंट टॉपिक है। ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर।
अच्छा, यहाँ पे दिस इज अ फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ पे आपके पास है जनाब अली फंडस, फिर फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ पे आपके पास है जी बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस, और यहाँ पे जनाब अली चले ये बर्थ कनाल या फिर वजाइना कनाल, ठीक हो गया। तो ये है जी बॉडी ऑफ यूट्रस, इसको वोम भी कहा जाता है, फीटर वोम भी, ठीक हो गया। अच्छा, हमने बात यहाँ पे करनी है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द यूट्रस? 3 लेयर्स। लैट्रिन में यूट्रस के लिए लफ्ज मैंने बताया था मीट्रियम, क्या मीट्रियम। हाउ मेनी लेयर्स? 3, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। तो भाई यहाँ पे कुछ बातें सीख लीजिएगा प्लीज। ये आपके पास क्या है जी? एंडोमीट्रियम। और आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि एंडोमीट्रियम की फर्दर कितनी लेयर है पता है? एंडोमीट्रियम के आगे लेयर से है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास है जी मायोमीट्रियम। तो इस ब्लू को बना लेते हैं पेरी, पेरीमीट्रियम वर्ड यूज फॉर द यूट्रस, मीट्रियम या नाबेली ये है। फिर यहाँ पे आपके पास मायो है, मायोमीट्रियम, और देन आपके पास जनाबेली एंडोमीट्रियम, और एंडोमीट्रियम के आगे फर्दर 2 लेयर्स हैं। याद रखिएगा, एक को कहते हैं बेजल लेयर, एक को कहते हैं फंक्शनल लेयर, विच ड्यूरिंग मेंसिस शेड, ये आपके पास मेंसिस के दौरान जो शेड होती हैं, ठीक है, एंडोमीट्रियम शेड करती है ना ड्यूरिंग मेंसिस। तो चलें देखें, एक का नाम है बेजल लेयर जो इनर वाली है, बेजल जो इधर वाली बेजल लेयर, और एक का नाम है जी फंक्शनल लेयर। और जो आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी है पता है? हाँ जी, वो तो यूट्रस सारी को करती है। ऐसी आर्टरी जो यहाँ पे होती हैं स्पाइरल आर्टरीज, कौन सी आर्टरीज? यहाँ पे आपके पास स्पाइरल आर्टरीज होती हैं, स्पाइरल आर्टरीज, ठीक होगा, जो ड्यूरिंग मेंसेस शेड करती हैं इन दी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। चलें जी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब जनाबे अली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, यहां से जनाबे अली स्पर्म गए, और ऑन द डे ऑफ 14 आपके पास जनाबे अली इस एम्पुला पे इनफंडिबुलम एम्पुला एस्मिस, अच्छा यहाँ पे ओवम भी पड़ा हुआ था, ठीक है, ओवम पड़ा हुआ था। जब ओवम और स्पर्म आपस में मिला तो फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, ठीक होगा जी। ये जो जाइगोट है क्या करेगा? अटैच होगा किसके साथ? इनर जो कि एंडोमीट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस के साथ। यहाँ पे आपके पास जाइगोट आ गया, ठीक हो गया। अब इस जाइगोट ने क्या करना है? अटैच विद द एंडोमीट्रियम। देन याद रखिएगा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, वैसे तो नॉर्मली एंडोमीट्रियम विल शेड इन द मेंसिस, अब जब जाइगोट आके अटैच हो जाएगा क्या मेंसिस आएंगे? मेंसिस विल स्टॉप। ये तो आपको बात बिल्कुल क्लियर पता है। लिखे एक साइड पे नॉर्मल नोट लिखिएगा जरा प्लीज, नॉर्मल प्रेगनेंसी टाइम, नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी टाइम या पीरियड। अच्छा, कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर है ना। लिखिएगा जरा, फर्स्ट से लेकर आपके पास जनाबे अली 13 वीक्स तक, 13 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 14 से लेकर 26 तक आपके पास जनाब अली सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर आगे क्या है जी 27 से 39 अर्ली स्टेजेस, लेट स्टेजेस में भी 42, 41, 43। तो ये आपके पास है थर्ड ट्राइमेस्टर। बात कर लेते हैं आगे। देखें, जब थर्ड ट्राइमेस्टर होगा तो भाई फीटस रेडी फॉर डिलीवरी, क्या ख्याल है? थर्ड ट्राइमेस्टर पे नो फीटस रेडी फॉर डिलीवरी। ये आपके पास क्या हो जाता है जी? डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक होगा जी। और नॉर्मल फीटस प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए डिलीवरी के लिए? बीच प्रेजेंटेशन के सेफेलिक प्रेजेंटेशन? स्पेलिक वर्ड यूज फॉर द हेड। नॉर्मली बच्चे की अगर तो हेड की पोजीशन है तो इट्स ओके,
अगर कोई बीच पोजीशन है, बी पोजीशन में आपके पास बटक हो सकती है, फिर यहाँ पे कोई आपके पास लिम्स वाली पोजीशन है, तो नॉर्मल उसके लिए फिर हमारे पास इंडिकेशन क्या होती है, आप सी सेक्शन कर दें। चलें जी, बाद में बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, एंड अब मैं ये भी कह देता हूं, एंड विद स्फेलिक जनाब अली प्रेजेंटेशन, स्फेलिक प्रेजेंटेशन पे है जनाब अली, ठीक हो गया, ये भी आपने बात की है। अच्छा, थर्ड ट्राइमेस्टर पे फीमेल को मतलब पेन्स दर्दें स्टार्ट होती हैं, ऐसे है ना, पंजाबी में यही कहते हैं कि जनाब अली इस टाइम पे क्या होता है कि पेन स्टार्ट होती है। जब पेन स्टार्ट होती है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे आपने बताना है कि भाई यहां पे ये जो फीटस का साइज था, ये एंडोमेट्रियम को स्ट्रिच करेगा, करेगा ना। एंडोमेट्रियम की बेस लाइन पे क्या बाद में क्या है, मायोमेट्रियम। जब ये इसको स्टिच करेगा, मायोमेट्रियम भी स्टिच होगी ना, तो यहां से एक स्टिमुलस निकलेगा टूवर्ड, हाँ जी, ब्रेन। ब्रेन को स्टिमुलस मिलेगा कि भाई यहाँ पे जरूरत है एक हार्मोन की, ब्रेन देगा हाइपोथैलेमस को मैसेज, जाएगा पीवीएन के पास, ऑक्सीटोसिन आएगा, आके इस मायोमेट्रियम के ऊपर प्रेजेंट मसल नॉन एज सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विद डीक्यू आपके पास एक्ट करेगा। सेम आपके पास फिनोमिना होगा, कैल्शियम का रिलीज होगा और आपके पास मायोमेट्रियम की जनाबेली क्या होगी, कंट्रैक्शन, और फीटस की क्या होगी, डिलीवरी। ये बात तो होगी नॉर्मल, ऐसी है। बात आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई? ओके, नेक्स्ट प्लीज। बट एक बात याद रखें, कभी कभार क्या होता है कि बच्चे का ना साइज बड़ा होने की वजह से या फिर लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी टाइम पे दर्दें तो स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन फीटस से डिलीवर नहीं हो रहा होता। तो माइयाँ दाइयाँ क्या करती हैं, अपने टोटके यूज करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इवन के उनको ये नहीं पता होता, बाज बात में भी घर में बात कर रहा हूँ, में भी स्फेलिक पोजीशन ना हो, कोई और पोजीशन हो, कोई 5-6 घंटे गुजर गए हैं, दर्दों से बेचारी रो रही है, तो जनाबे अली क्या किया है, दाई ने काम किया था एज ए डिस्पेंसर, तो वहां पे दे दिए क्या, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। तो वो तो फिर मसले खराब हो गए, फिर ऐसे ही है। यहाँ तो अल्टीमेटली बच्चे की डेथ वो अंदर ही जैसे कंट्रैक्शन बार बार होगी, तो यहाँ फिर मदर यूट्रस विल बी रैप्चर, इस तरह कुछ सारे प्रॉब्लम्स आएंगी ना। एक लाइफ में याद रखिएगा एप्लीकेशन एक छोटी सी, के बिफोर गिविंग नोट लिखे प्लीज, ऑलवेज बिफोर administration to oxytocin injection first done अल्ट्रासोनोग्राफी। तो भाई अल्ट्रासोनोग्राफी आपने जरूर करवा लेनी है अगर क्या हो गई है, डिलीवरी लेट हो गई है। बल्कि बीइंग अ गुड डॉक्टर, वैसे भी बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करवाने से पहले अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर करवा लेते हैं। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, वो रिसेप्टर वाला सारा फिनोमिना आपको पता है ना? मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है। चलें जी, सिंपल आपके पास ये है। ऑक्सीटोसिन के बारे में दो इसके जो मेन फंक्शंस हैं, बाकी इसमें ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है ना, ये आपके पास मतलब के डिस्टर्ब होता है डिफरेंट कंडीशंस में। जिस तरह के आपके पास एंजाइटी में हो सकता है, उसके डिप्रेशंस में हो सकता है, जब ये फीमेल से डिप्रेशन वगैरह लेती हैं उनमें हो सकता है। आगे इंशाल्लाह इसकी हमने करनी है बात पैथोलॉजी के अंदर, ये कंटेंट है पैथोलॉजी का, मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। क्योंकि डिप्रेशन हमारे पास नॉर्मली को बंदा लेता है, नहीं एंजाइटी को लेता है, तो मैं फिर यहाँ पे डिस्कस करने का मेरे पास राइट नहीं है ना। हम करेंगे कहाँ पे, पैथोलॉजी कहाँ पे, जब इंशाल्लाह गलैक्टोरिया की बात करूंगा, ठीक होगा। ये आपके पास एक लाइन रहेगी। सो नेक्स्ट एक हार्मोन आपने ये कर लिया, नेक्स्ट हेडिंग दे दें प्रोलैक्टिन की। अच्छा, पता है ऑक्सीटोसिन आल्सो हेल्प इन द स्टॉपेज ऑफ द ब्लीडिंग। इन पीपीएच के अंदर भी ये रोल प्ले करता है, तो लिख सकते हैं आप लोग ये।
लेकिन दो एमसीक्यू यही मोस्टली इंपॉर्टेंट तो यही है, पीपीएच में भी, पोस्टपार्टम हेमरेज में भी हेल्प कर रहा होता है एक तरह से, विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन। जब ब्लीडिंग होती है तो हमें कंट्रैक्ट करना चाहिए ना, तो पीपीएच के अंदर भी लिख ले इसको। बहरहाल बात करते हैं जी आगे। नंबर टू पे आपने जो आज का हार्मोन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी प्रोलैक्टिन। अच्छा देखें, हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात स्टार्ट की हुई है, मैं यहाँ पे एडीएच भी कर सकता था। अब ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की जो पैथोलॉजी है ना वो सेम ऑलमोस्ट आनी है, जिस वजह से मुझे इसके साथ करूंगा पैथोलॉजी दोनों की क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम एडीएच को कवर कर लेंगे, आपके पास पोस्टीरियर क्लियर हो जाएगी, फिर इंटीरियर को पढ़ते जाएंगे, उसकी फिजियोलॉजी, उसके डिसऑर्डर। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर हम कर रहे हैं इंटरनल मेडिसिन में से, ठीक हो गया। तो अलोंग फिजियोलॉजी चलें, हेडिंग दे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर बात कर लेते हैं जी प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन में क्या है? प्रोलैक्टिन लिखे हार्मोन ऑफ द, सबसे पहला जो आपने पॉइंट लिखना है, हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी लोब